शाहजेब, ये अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब को भी नाअहल करार दे दिया है। क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? ज़ाहिर मुझे एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन कमीशन ने तो खैर माजी में वैसे ही फुर्तियां दिखाई हैं। अब तो खैर अदालती फैसला मौजूद था जिसके नतीजे में डीनोटिफाई कर दिया गया है। 9 मई के केसेस के हवाले से जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन के इस मामले में कंडक्ट से पहले, तो ज़ाहिर उस फैसले पर सवालात उठते हैं कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके खिलाफ फैसला देके उनको सीटों से नाअहल कर दिया गया है। अब तो खुद तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है। वो शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब को 2 दफा के दिफा दिया गया, बाकियों को नहीं दिया गया। खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से ज़ैन कुरैशी साहब के ऊपर से सवाल उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ में अब कल्चर भी ये बन गया है कि अगर कोई बरी हो जाए तो उस पर सवाल उठा दिया जाता है और जो सजाएं हो जाएं उस पर फिर कंडेमनेशन की जाती है। तो किसी भी तौर पर रास्ता नहीं निकलता लोगों के लिए। बट जाहिर है ये निज़ाम जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से अदालती निज़ाम को जकड़ा हुआ है उसमें इस किस्म के फैसलों की भी तवक्को की जा रही थी और उस फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन से ये डीनोटिफाई करने की भी तवक्को की जा रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई के हवाले से चाहे वो उमर अयूब साहब हों, शिबली फराज साहब हों, जो फैसले हैं उसमें जो कमजोरियां नजर आती हैं और जिस तरीके से उन्हीं गवाहों की बुनियाद पर कुछ लोगों को कन्विक्ट कर देना, उन्हीं गवाहों की गवाही को ना मानते हुए कुछ लोगों को बरी कर देना, ये फैसले आगे जाके टिक पाएंगे। तारीख में तो जाहिर है कूड़ेदान में जाएंगे, मगर मेरा ख्याल है कि हायर कोर्ट्स में भी नौबत जो है ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे। मगर सिर्फ इस वक्त मसला ये हो रहा है कि जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं उनमें टाइम बहुत लग रहा है कि ये अगर ये अपील में जाते भी हैं लोग तो कब जाके इनको तारीख मिले, कब जाके इनकी जो सजाएं हैं वो कलदम हो। उसमें क्या ये निज़ाम पूरे अपने 5 साल निकाल जाएगा या निज़ाम 5वें साल में दाखिल हो जाएगा, वो एक मामला जरूर नजर आता है। मगर ओवरऑल तो जाहिर है फैसले भी कमजोर हैं और जिस तरीके से दिए गए हैं वो सबको पता है। और जिस तरह आपने ये बात भी की है शाहजेब के फैसले में कई कमजोरियां नजर आ रही हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा। आपको क्या लगता है जो 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसले सुनाए थे, आपको इस फैसले में क्या कमजोरियां नजर आ रही? देखिए तो वाज़ेह मुबशिर के इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि 9 में हुआ था। तहरीक इंसाफ कितना ही कहती रहे कि वो हमारे खिलाफ साजिश थी, नहीं थी। तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा बता चुके हैं, असद उमर साहब बता चुके हैं कि जिस तरह चीजें जा रही थी तो वो 9 मई की तरफ ही जा रही थी। इमरान खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने से लेकर 9 मई तक जो कुछ किया, जो कुछ कहा, अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए जिस तरीके से कारकुनों को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, वो तो है। 9 में एक ऐसा वाकया है, काबिल मजम्मत है, जिसकी सजा होनी चाहिए थी। मगर ये भी एक हकीकत है कि 9 मई को मेरिट पर तफ्तीश करने के बजाय और मेरिट पर अदालतों पर चलाने की बजाय एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया, दीगर जमातों को कायम करने के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर वो भी बैकफायर ही किया और अब दायरे उसका तसलसल है। तो ये जो फैसले हैं, अगर 9 मई को मेरिट पर उसकी तफ्तीश होती और मेरिट पर सजाएं होती तो अब तक आ गई होती सजाएं और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के मुतालिक रहनुमाओं को सजाएं होती। शायद उसमें ये लीडिंग रहनुमा ना होते, शायद उमर अयूब साहब ना होते, शायद शिबली फराज साहब ना होते, वो लोग होते जो कि असल में मुलविस थे। मगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव सियासी है, सियासी मकसद हासिल करना है, तो 9 में जैसे वाकई को भी इस्तेमाल किया गया और नतीजा आप देख रहे हैं। से और जो उमर अयूब को ले लें या शिबली फराज, अरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, इन सबको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये भी बहुत डिस्कस हो रहा है कि ऐवानों में अब पीटीआई को लीड कौन करेगा, और आपके ख्याल में अब आने वाले दिनों में मजीद भी गिरफ्तारियां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए अभी तो ज़ाहिर आमतौर पर हुआ ही है पाकिस्तान की तारीख में कि जब निज़ाम 3 या 4 साल में दाखिल होता है तो उसकी कमजोरियां आया होना शुरू हो जाती हैं और अपोजिशन को स्पेस मिलना शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ साहब के टाइम पर यही हमें होता नजर आया था। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 4 साल में वो स्पेस हमें आती नजर आई थी। तहरीक इंसाफ के लिए अनफॉर्चुनेटली वो स्पेस नहीं नजर आ रही। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ज़ाहिर जो मुक़दरा है वो मजबूत से मजबूत होती चली गई है। मुल्क के डिफॉल्ट के खतरात थे वो नहीं रहे, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा मगर मुआशी स्टेबिलिटी जरूर है। दूसरा, भारत के साथ जो तनाज़ा हुआ उसमें पाकिस्तान की जो फतह हुई उससे भी मुक़दरा
बहुत ज्यादा हमें मजबूत होती नजर आई। और तीसरा, तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली है। तितर बितर नजर आती है जमात, उन पर क्रैकडाउन हो रहा है और जाहिर है नहीं होना चाहिए, मगर उसमें जमात को एक रास्ता निकालना चाहिए सर जोड़कर बैठकर। पार्टी के अपने अंदर बहुत सियासत है, पार्टी के अपने अंदर बहुत इख्तलाफात हैं, और वो इख्तलाफात जो हैं वो नजर आते हैं और वो हिकमत अमली के ना होने की सूरत में नजर आते हैं। आज पार्टी को एहतजाज करना था और इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक 5 अगस्त एहतजाज का नुक्ता उरूज होना था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नुक्ता आगाज भी नहीं हो सका है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हो सका है कि वो इसमें नहीं कामयाब हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए हालात भी साजगार नहीं है और तहरीक इंसाफ की अपने हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। ये दोनों वजूहात हैं जिसकी वजह से इस वक्त जो निज़ाम है वो मजबूत होता जा रहा है और तहरीक इंसाफ जो है वो कमजोर होती जा रही है और ऐवानों में भी अब कमजोर होती नजर आ रही है। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे शाहजेब कि अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया हालात साजगार नहीं लग रहे पीटीआई के लिए, क्रैकडाउन का सिलसिला हमने इससे पहले देखा, एहतजाज के भी फैसले होते रहे, लेकिन जो अब रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, रास्ता कैसे निकलेगा विद इन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्योंकि आपने भी कहा कि सियासी तौर पर मजीद कमजोर होती देख रहे हैं आप पीटीआई को। देखिए मुझे 2-3 तरीके हैं रास्ता निकलने के। एक ये कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात हो जाए जो इस वक्त तो नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरा ये कि निज़ाम कमजोर हो जाए, मुआशी तौर पर कमजोर हो जाए और बिल्कुल डिलीवर ना कर पा रहा हो। ऐसा नहीं है कि निज़ाम ने कोई बहुत अच्छा डिलीवर कर दिया है, मुल्क में बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, मगर ये बात भी हकीकत है कि जिस मुल्क के डिफॉल्ट करने की बात हो रही थी वो स्टेबिलिटी आ गई है। रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको बेहतर कर रही हैं। फॉरेन रिजर्व जो $3 अरब के रह गए थे वो $14.5 अरब के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं निज़ाम ने स्टेबिलिटी हासिल कर ली है। तो अभी फिलहाल ना तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई होती नजर आ रही है, ना ही मीडियम टर्म में, तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में बात चली गई, कोई मुआशी मसाइल नजर आ रहे हैं। कोई अगर ये गलती नहीं करते, एडवेंचर की तरफ नहीं जाते, तो मईशत यहाँ से और बेहतरी की तरफ जा सकती है। और तीसरा जो मामला है वो ये कि तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत हो जाए और इतनी मजबूत हो जाए कि निज़ाम को उनके आगे घुटने टेकने पड़े और उनसे बात करनी पड़े, वो सूरत हाल भी नहीं नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश की है और जाहिर इमरान खान साहब ने जो जेल काटी है, तगड़ी जेल काटी है, उन्होंने अपना तगड़ा मौकफ रखा हुआ है, मगर ऐसा कोई मौका नहीं है कि तहरीक इंसाफ इतनी तगड़ी हो कि निजाम उनसे आके बात करने पर मजबूर हो। इमरान खान साहब मौकफ सख्त रखते हैं, मगर दूसरी तरफ फिर वो ये भी कह रहे होते हैं आके मुझसे बात कर लो। उनकी जमात इल्तिजा भी कर रही होती है एस्टैब्लिशमेंट से बात कर लो। इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट भी होता है, मगर फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से आर्मी चीफ से ही अपील भी होती है कि हमसे आके बात कर लो। तो तहरीक इंसाफ जाहिर है जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो उस काम के लिए कि जिसकी वजह से रास्ता निकले तहरीक इंसाफ के लिए, उनमें से अभी तक कुछ नहीं नजर आ रहा। ना ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ना ही निजाम की वो कमजोरी जो कि मुआशी कमजोरी की वजह से आए, और ना ही तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ जो वो कोई पब्लिक मोबिलाइजेशन की सूरत में ला सके।